हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आदर्श कुमार है एंड वंस अगेन हम दोबारा मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। पिछली क्लास में मैं थोड़ा सा रिवाइंड करवा देता हूँ। मैंने प्रियम्बल और आपका राष्ट्रपति कंप्लीट करवा दिया है। राष्ट्रपति वाला दो पोर्शन में है, आपका दो पार्ट में है, क्योंकि उसमें लास्ट में कुछ क्षमादान और उसकी कुछ अध्यादेश वाली शक्तियाँ थी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। हाँ, तो अब हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं यही कहूँगा, थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, तो छोटे टॉपिक लिए हैं। मेरा आज पर्पस था कि डीपीएसपी या निदेशक तत्व जो बोलते हैं राज्य के, वो करवाए जाएं। तो लेकिन तबीयत सही थी नहीं है, उसके कारण थोड़ा सा टॉपिक चेंज करना पड़ गया। तो आज हम जो क्लास में करने वाले हैं वो होंगे भाग और अनुसूचियाँ। जानता हूँ इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा राष्ट्रपति जब मैं पढ़ा रहा था तो मेरे दिमाग में आया, आर्टिकल वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। जब छोटे एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें बच्चों को आर्टिकल ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम देते हैं। तो वहाँ पे क्या करना होता है, वहाँ पे सिर्फ समझना होता है, आर्टिकल रटना नहीं होता है। बहुत सारे आर्टिकल हैं, आप सारे नहीं रट सकते ना, क्योंकि हमें भी खुद याद नहीं है। लेकिन हमारे पास एक टेक्निक होती है जिससे थोड़ा सा उनको गैस कर सके कि यहाँ पे और कहाँ पे वो आर्टिकल स्टैंड करते हैं, ताकि मैंने देखा है जब क्वेश्चन में तो ये दो आर्टिकल्स तो आपके इजीली हट जाते हैं और दो में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो वो कन्फ्यूज़न भी थोड़ा सा दूर हो जाएगी, आपको आइडिया लगाना आ जाएगा। सच बात ये है पर्पज इनका करवाने का, कि आपको आइडिया देना है कि यहाँ पे ये आर्टिकल हो सकता है, यहाँ पे ये आर्टिकल हो सकता है बेसिकली। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, और एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जहाँ से कि भाग और अनुसूची में क्या जोड़ा गया है, क्या हटाया गया है। तो वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, तो कर लेना चाहिए। तो देखते हैं भाग और अनुसूची वाला। ओके, और उसमें मैं सबसे पहले आपको अनुसूचियां कराऊंगा, ठीक है। अनुसूचियां वाला पार्ट। तो आपका टॉपिक रहेगा अनुसूचियां। थोड़ा सा पेन चेंज करना पड़ेगा, और थोड़ा सा फ़ॉन्ट बढ़ा लेता हूँ इसका, ताकि मैंने देखा है कि जो लास्ट क्लास थी उसमें थोड़ा सा बहुत शॉर्ट छोटा लिखा आ रहा है, तो थोड़ा सा फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आराम से दिखे। ओके, अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ से बेसिकली कहूँ तो आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया लग जाएगा अनुसूचियाँ है क्या। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ भाग क्या होते हैं। भाग और हम अनुसूचियाँ कराएंगे। अरे यार, छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनमें, समझ रहे हैं। लेकिन ये है क्या है, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं, बेहतर अंडरस्टैंडिंग। ये सही है, बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ताकि आप कुछ चीज़ें आराम से समझ पाएँ। जैसे कि मैंने राष्ट्रपति वाले आर्टिकल में करवाया नहीं था, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको रटना ना पड़े। वो चीज़ तो सारे टीचर करवा सकते हैं आपको। मैं चाहता था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, थोड़ी सी आप समझ पाएँ कि कौन सा आर्टिकल कहाँ है। बस आपको वो करना है, और इनमें भी वही करना है आपको। एक दो बार रिवाइज करना है दोनों पार्ट को। ऐसे ही मैं बीच बीच में थोड़ा सा जो फैक्चुअल पार्ट है पॉलिटी वाला, वो करवा दूंगा। इससे क्या है, आपको थोड़ा सा वर्डन भी नहीं रहेगा कि फैक्चुअल ही आ रहा है, या और एक वो भी नहीं रहेगा कि थ्योरी थ्योरी वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपका वो भी काम हो जाएगा और ये भी निकल जाएंगे। इनमें सबसे पहले मैं एक और बात बता दूं, इनमें कुछ वर्ड आते हैं जो डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट को उसमें दिक्कत हो जाती है। जैसे मूलतः पूछा जाता है आपसे, मूलतः, मूल रूप, ठीक है, या मौलिक। सबसे पहले इन शब्द का मतलब समझना आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब क्वेश्चन में मान लीजिए स्टेटमेंट में पूछा जाता है क्वेश्चन, तब इनकी अहमियत बढ़ जाती है। कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा आता है उसमें, मूलतः। मूलतः का मतलब बेसिकली ये होता है स्टूडेंट, दोस्तों, मतलब जो संविधान हमने बनाया था उसमें उस टाइम क्या चीज़ थी, मतलब मूल रूप से क्या था उसमें। ये नहीं था कि जोड़ने वाले क्या होते हैं, वर्तमान वाले।
वर्तमान वाले नहीं ऐड होते हैं उसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी कि जोड़े और घटाए वाले, क्या जोड़ा गया है क्या हटाया गया है वो शामिल नहीं होता है। ठीक है, मूलतः मूल रूप और मौलिक का यही मतलब होता है कि जब संविधान बना था उसमें क्या था। जैसे मैं एग्जाम्पल से बता दूं, आपके भाग कितने थे, 22, और अनुसूचियां कितनी थी, 8। अभी क्या हो गया है, अभी ये 12 हो गई हैं और ये लगभग 25 से 26 हो गए हैं। मान लीजिए 25 26 जो भी है मैं करवाऊंगा उसको। ये इस तरह से हो गया है, मतलब घट बढ़ रहा है। अगर आपसे पूछ रहा है मूल रूप में या मौलिक रूप में कितने भाग थे या कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल रूप में 8 अनुसूचियां थी। इसका मतलब बेसिकली यही होता है। सबसे पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टूडेंट को यही नहीं पता रहता है कि मूल रूप का मतलब क्या है, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। मूल रूप और मौलिक, ये सबका एक ही अर्थ है, कोई अलग डेफिनेशन नहीं है। मूल रूप से मतलब है इसका, जब संविधान बनाया गया था तब कितना था, तब कितने आर्टिकल थे, कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी, बस ये याद रखना है। वर्त जब वो पूछेगा वर्तमान में कितने टोटल, तब ये लगाना है आपको वो वाला। ठीक है, यहाँ पे ये कंफ्यूजन खत्म हो गई। दूसरा मैं आपको बता दूं, एक और ये होता है कि जैसे मतलब भाग का क्या मतलब होता है, अनुसूचियां क्या होती है, पहले तो ये भी समझिए। देखिए आपने बुक को देखा होगा, मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको। बुक को देखा होगा, आप 12th की बुक देखना, एनसीईआरटी की बुक है, जिसमें हिस्ट्री को भाग में डिवाइड किया गया है कि फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, ठीक है, थर्ड पार्ट जो भी है, तो इनको तो बोलते हैं भाग। ठीक है, और अनुसूचियां थोड़ी सी अलग है, अनुसूचियों में कुछ अलग डिफाइन किया गया है। और एक होता है अध्याय, इसी में मैं ये जो समझाना चाह रहा था, अध्याय। अध्याय का बेसिकली मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो वो चैप्टर का मतलब होता है, चैप्टर। चैप्टर का मतलब हो गया जब बुक 3 भाग में डिवाइड है, और चैप्टर का मतलब हो गया, मान लीजिए आपकी बुक में 13 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं। ठीक है, 10 चैप्टर हैं। ठीक है, अभी मैं इसको भाग में डिवाइड करूं तो इसके 2 भाग हो सकते हैं, फर्स्ट वाले में 5, सेकंड वाले में 5। इस तरह से भाग को देखना है आपको। ठीक है, अनुसूची वाले में अलग से है, अनुसूचियों का इनसे कोई रिलेशन नहीं है, अलग अनुसूचियां हैं। ठीक है, इस तरह से होता है, यानी कि चैप्टर आपका छोटा होता है, भाग बड़ा होता है। भाग बड़ा होता है, चैप्टर छोटा होता है। ठीक है, आपको इससे समझना है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया बुक वाला, आप देख लेना एनसीईआरटी में जो भी है, आपके में होगा, मैंने शायद राजस्थान वाला मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे एनसीईआरटी का पता है। उसमें इस तरह से हिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है, 12th वाली हिस्ट्री देख लेना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड 11th में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो उनको बोलते हैं भाग। इसी तरह से आपको संविधान को भी देखना है, भाग में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि जितने भी आर्टिकल हैं आपके, उनको क्या है कि थोड़े थोड़े भाग में डिवाइड किया गया है, ताकि एक पोर्शन बन सके, ताकि समझ में आ सके चीज़ें। ठीक है, बस इसका पर्पज ये है कि वहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ सके कि स्टेट का कैसे रहेगा, सेंटर का कैसे रहेगा, कौन सी शक्तियाँ कहाँ पे रहेंगी। देखिए, इसमें फैक्चुअल जरूर है, लेकिन कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे भाग, भाग और अनुसूचियाँ, अध्याय, अब इसमें आपको डिफरेंस नहीं पता होगा तो कोई मतलब नहीं है, आप ऐसे ही रट्टा मारोगे। आपको रटनी है, कौन सी चीज़ें रटनी है वो भी अलग होता है मैटर, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं ये चीज़ें। जैसे हम भाग पढ़ रहे हैं, अध्याय पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इनका पता होना चाहिए आपको कि भाग क्या होता है, भाग कहाँ स्टैंड करता है। जैसे भाग अध्याय से बड़ा होता है, आपने बुक में चैप्टर देखा होगा, भाग अलग होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आई थिंक ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं आपकी अनुसूचियों पे। ठीक है, अनुसूचियाँ जैसे मैं लिखा रहा हूँ, 2 तरह के स्टूडेंट होंगे मेरे जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। एक तो होंगे जो बेसिकली पढ़ चुके होंगे, इसमें कोई आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अलग से लिखा रहा हूँ तो आप अलग से नोट्स बनाए, कोई नहीं। तो इसमें होता क्या है, थोड़ी तबीयत खराब है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे। तो इसमें करना क्या होता है आपको, 2 तरह के स्टूडेंट होंगे।
इसमें एक तो जो पहले कर चुके हैं, एक जो थोड़ा बहुत कर चुके हैं, मतलब फ्रेशर हो कोई भी, तो उसमें क्या होना है, आपको सिर्फ जो भी लिखाया हुआ है पिछले वाले टीचर ने जो भी है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसमें क्या करना है आपको, जो भी मैं लिखा रहा हूँ या तो मैं लिखा रहा हूँ उसमें अगर कोई चेंज है तो वो वहीं पे नोट डाउन कर लेना है, बस नोट डाउन कर लेना है। और दो चीज़ें मैं लिखाऊंगा इसमें, जैसे अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियाँ हैं आपकी, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो मूल रूप में कौन सी है, ठीक है, जो मैं बता चुका हूँ, इसीलिए मैंने बताया था आपको कि इसका जानना जरूर है, मूलतः कितनी थी और वर्तमान में कितनी है, ठीक है। मतलब कितनी जोड़ी गई हैं या घटाई गई हैं या हटाई गई हैं, कितना पार्ट उसका जोड़ा गया है, कितना हटाया गया है, ये होगा मूलतः। मैं बताऊंगा, उसके बाद जितना भी जोड़ा गया है एक सेगमेंट में अलग से बनाऊंगा कि क्या जोड़ा गया है क्या हटाया गया है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। फर्स्ट अनुसूची है आपकी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना होता है कि मतलब टीचर बोल क्या रहा है, बस उसे सुनिए, बस कुछ नहीं करना है। ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, बस रटना तो है लेकिन समझना ज़्यादा है, इसमें रटना भी है, ऐसा नहीं है। और इसको ऐसा नहीं है कि बार बार रटना है, आपको एक बार पढ़ लिए, दो बार पढ़ लीजिए अभी, फिर उसके बाद क्या करना होता है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे रिवाइज करते रहना है। जैसे कि 15 दिन रख लीजिए, आपको अगर फैक्ट याद नहीं हो रहा है तो 15 दिन, 30 दिन बस। और जब भी आपका कोई एग्ज़ाम हो रहा है उससे 15-20 दिन पहले या 10 दिन पहले, 5 दिन पहले आपको ये चीज़ें रिवाइज करनी है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये डेली डेली याद करो, कुछ नहीं है, बर्डन नहीं बढ़ाना है, समझ रहे हैं। तो पहली अनुसूची में क्या होता है, संघ और राज्य क्षेत्र के जो नाम होते हैं वो आते हैं, नाम, सीमा, ठीक है। जो संघ व राज्य क्षेत्र, थोड़ा बड़ा लिखूंगा ताकि समझ में आए, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने थोड़ा सा देखा था कि क्या कमी थी ये वीडियो वगैरह में। तो उसमें क्या होता है, बहुत शॉर्ट में लिख रहा था मैं, छोटा छोटा, तो उसमें शायद दिख नहीं रहा है उतनी अच्छी तरह से, ठीक है। तो मैं समझूंगा कि बड़ा लिखूं थोड़ा सा। ओके। संघ और राज्य क्षेत्र के नाम, उनकी सीमा, ठीक है। और एक होता है प्राधिकार। हर वर्ड को मैं समझाऊंगा क्लियरली। ओके। प्राधिकार का मतलब होता है उसका अधिकार क्षेत्र कितना होगा, समझ रहे हैं। प्राधिकार में ही छिपा हुआ अधिकार, उसके जो सीमा है, कितनी सीमा होगी, कितना नाम, उसका नाम जो चेंज करते हैं, नाम क्या होगा, एक पर्टिकुलर स्टेट का एक नाम है आपने देखा होगा, उसका नाम क्या होगा, सीमा क्या होगी, और प्राधिकार क्या होगा। उसका प्राधिकार का मतलब होता है उसके क्षेत्र में क्या क्या अधिकार होगा और उसका क्षेत्राधिकार क्या होगा, ठीक है। सिंपल बात। संघ का मतलब सेंटर होता है यहाँ पे, राज्य का मतलब राज्य, ठीक है। बस जितने शब्द हैं मैं पर्टिकुलर एक एक शब्द समझाऊंगा, आपको पहले समझना है, उसके बाद आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं 10-15 सेकंड का थोड़ा सा टाइम दे दूंगा, ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची में क्या होता है, जो पदाधिकारी हैं हमारे सेंटर के स्टेट के, उनके क्या होता है, वेतन भत्ते होते हैं, मतलब वेतन भत्ते परिलब्धियां होती हैं, वेतन भत्ते और परिलब्धियां जिन्हें हम बोलते हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा होता है। अरे, ये चीजें आती हैं, आप ये ध्यान रखिए, वेतन भत्ते होते हैं, ठीक है। बस ये सेंटर वाले भी होते हैं इसमें और स्टेट वाले भी होते हैं, ठीक है। सेंटर में क्या क्या होता है इसमें, जैसे लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,
ठीक है। ऐसे ही राज्यसभा के सेम यही। ऐसे ही आपके विधायिका के, जो स्टेट विधायिका होती है आपकी। आपको इससे ध्यान रखना है, आपको रटना नहीं है, ये चीज़ें रटने वाली नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है इसमें। वेतन भत्ते होते हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए आप, कि लोकसभा राज्यसभा विधायिका, इनके ध्यान रखिए। आपको क्लियरली एग्जाम में ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो बस ये समझ में आ जाएगा आपको वेतन भत्ते से मतलब कहाँ का है, ठीक है। सॉरी। तीसरी होती है आपकी तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में, जैसे मैंने आपको बताया, दूसरी अनुसूची में इनके वेतन भत्ते होते हैं, तीसरी अनुसूची में इनकी शपथ होती है। शपथ और शर्तें वगैरह, ठीक है। यही याद रखना है, वो वाला जो मैंने पहले बताया था, ठीक है। इनमें कुछ नहीं रटना है, आपको रटना नहीं है आपको। थोड़ी तबीयत खराब है तो बार बार पानी पीना पड़ता है यार, ठीक है। हाँ, तो मैं कहा था, सेकंड वाला हो गया। इसे रिलेट करके पढ़िए, देखिए सेकंड वाले में क्या था, वेतन भत्ते। थर्ड वाले में क्या है, शपथ और शर्तें, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब देखिए फोर्थ वाला क्या है, चौथी अनुसूची। 3-4 दिन से तबीयत उतनी सही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा जो है ना अपनी, राज्यसभा, उसकी सीटों का आवंटन कैसे किया जाएगा, मतलब जो राज्यसभा है उसके लिए, मतलब राज्यों में और आपके यूटीज में सीटें जो आवंटित की गई हैं ना, कि इस राज्य पे, राजस्थान पे जैसे 10 सीटें हैं, तो वो 10 सीटें हैं, किस आधार पे हैं, कैसे हैं, इस तरह से डिवाइडेशन किया जाएगा हर स्टेट के लिए और यूटीज के लिए, ठीक है। राज्यसभा सीटों का आवंटन है, ठीक है। राज्यसभा सीटों का आवंटन है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे राज्य भी हैं और यूटीज वगैरह भी हैं, तो इनके इनके लिए राज्यों जो राज्यसभा की सीट है वो कैसे डिवाइड होंगी, जैसे राजस्थान में 10 हैं, बाकी स्टेट में भी ऐसे ही डिवाइड की गई हैं कि इतना इतना होगा, इतना इतना, जैसे यूपी वाले में 31 है, तो ऐसे कैसे किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है पर्टिकुलर, एक अनुसूची में ही, ठीक है। अब आते हैं आपके फिफ्थ वाली में, पांचवी अनुसूची क्या है। एक बार पढ़ना होता है बस, ऐसी चीजें क्या होती हैं, एक बार पढ़िए आप, लेकिन कंप्लीट कर लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं कि बस एक बार पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अनुसूची 5 में क्या है, 5 में ऐसे 10 स्टेटों के बारे में बात की गई है जो जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनमें, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में कहा गया है और उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है कि उनका प्रशासन कैसे रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बता दूं, क्षेत्रों को घोषित करता है राष्ट्रपति, ओके। और इनके प्रशासन का क्या होता है, अलग से वो चलता है उनमें, उनमें क्या है, हमारा और स्टेट वाला लॉ नहीं चलता है वहाँ पे। ऐसे जो क्षेत्र होते हैं, मतलब आर्थिक और सामाजिक रूप से थोड़े पिछड़े हुए होते हैं, और उनमें सांस्कृतिक विविधता होती है, इसलिए उनको गठित किया जाता है। मैं यहाँ पे एक एक वर्ड इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि इनमें क्या है, ये लिखने से बेहतर आप थोड़ा समझें। अनुसूचित क्षेत्र ऐसे होंगे, एक तो राष्ट्रपति घोषित करता है इनको, ठीक है, नॉमिनेट करता है कि हाँ ये भाई ये क्षेत्र रहेगा।
दूसरा, इनका जो प्रशासन है, प्रशासन के बारे में अलग से लिखा हुआ है। इनका जो प्रशासन है ना, वो अलग से चलेगा। यहाँ पे जैसे विधायिका, अगर स्टेट विधायिका जो होती है, कानून बना रही है कोई भी, तो वो कानून एग्जैक्ट नहीं लागू होगा जैसे पूरे राजस्थान में लागू होगा, वैसे एग्जैक्ट लागू नहीं होगा। वहाँ पे क्या करता है, राज्यपाल अपनी वो देता है अनुमति। राज्यपाल उसमें कुछ चेंज भी कर सकता है, ध्यान रखना। राज्यपाल उसको चेंज कर सकता है, कुछ और भी लगा सकता है। जैसे मैं बता दूं, पंचायती राज पहले लागू नहीं थे जो इन क्षेत्रों में। पंचायती राज आपको पता होगा, जो 73वें संविधान संशोधन वाले जो हैं, पंचायती राज। पंचायती राज और एक आपका जो नगरीय शासन वाला है, वो वहाँ पे लागू नहीं थे पहले। उन्हें 1996 में लागू किया गया है। उनके लिए एक अलग से 1996 वाला प्रावधान किया गया है कि हम अब लागू कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, इसमें क्या है, ये कब हुआ था आपका, 1992, ठीक है, ये अब हुआ था। तो इसको 1996 में लागू किया गया था वहाँ पे, इसीलिए यही कारण है इसका। जो जनजाति क्षेत्रों में, उनमें एग्जैक्ट लॉ जो हमने बनाया है वो पूरे राजस्थान में लागू होगा बेशक, लेकिन ऐसे जो क्षेत्र होंगे जिन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा कि ये जनजातीय क्षेत्र है, और उनके प्रशासन के बारे में, वहां पे वो कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्यपाल उसकी अनुमति नहीं दे देता। और वहां पे एक अलग ढांचा काम करता है। हमारे जैसे ये पंचायत वगैरह नहीं होती है, वहाँ पे एक अलग वो होता है सिस्टम। हो सकेगा तो मैं वो भी करवा दूंगा। बेसिकली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा वहाँ, लेकिन मैं इसके लिए थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। ये होता है। इसमें 10 स्टेट आते हैं, वो 10 स्टेट में मैं लिखा देता हूँ। 10 स्टेट आते हैं आपके। देखो, ये दो अनुसूचियां हैं, पांचवी और छठवीं। छठवीं अनुसूची भी इसी से रिलेट है। छठवीं अनुसूची में क्या है कि नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट आएंगे, इसी कैटेगरी के, ठीक है, इसी कैटेगरी के नॉर्थ ईस्ट वाले आएंगे। और यहाँ पे पांचवी अनुसूची में अपने ये साउथ और ये क्या नाम है अपना, मिड भारत जिसे बोलते हैं हम, अपना ये भारत वाला, वो आएगा सारा। तो मैं 10 स्टेट वाला थोड़ा आगे लिखा देता हूँ। पांचवी अनुसूची में 10 स्टेट है। एक तो आपको संख्या याद रखनी है, मतलब कितने स्टेट है, 5 का 2 गुना कर दीजिए, 10 है यहाँ पे। बस इसे याद रखना, 10 स्टेट है, ठीक है। सबसे पहले राजस्थान ले लेते हैं अपना भाई, ठीक है। राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, एक नॉर्थ से अपना हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और साउथ के 2 स्टेट आते हैं, साउथ वाले से, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और आपका तेलंगाना। और आपके जो मैं बोलता हूँ नॉर्थ साइड से, मतलब जो मेन पार्ट है इंडिया का, उससे नॉर्थ साइड से 3 स्टेट आते हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, और एक झारखंड आएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। 3 स्टेट ही है। 3 स्टेट आपके, जैसे कि आपको ये रटना नहीं है, सबसे पहले तो आपको मैप से याद रखना है, जैसे मैंने याद रखा है, मैप से याद होंगे। जैसे इंडिया का मैप इस तरह से बनाइए आप, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, जो 6 अनुसूची है वो यहाँ पे आएगी आपकी, पांचवी यहाँ पे है, सीधा सीधा। 3 स्टेट यहाँ से आएंगे आपके, ठीक है। 2 स्टेट यहाँ से आ रहे हैं, बाकी यहाँ से आ रहे हैं आपके, एक यहाँ पे आ रहा है। कितने हुए, 4 और 3 7, 7 और 3 10, ऐसे याद रखना है आपको।
देखो कुछ चीज़ों के लिए मैप बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने तो यहाँ पे रफ में बना दिया है, आप थोड़ा सा मैप बना लेना इसका। ठीक है, जिससे क्या है आपको 2-3 बार आप देखोगे तो ये स्टेट इजीली याद हो जाएंगे। 3 इस तरफ हैं, 2 इस तरफ हैं, 4 यहाँ पे हैं, और एक वहाँ पे है ऊपर थोड़ा, वो हिमाचल प्रदेश वाला पार्ट है। ठीक है, अब मैं 6 वाले बता देता हूँ ऐसे ही। 6 वाले में क्या है, सबसे पहले तो यहाँ असम ले लीजिए आप। ठीक है, असम के बाद मेघालय आ जाता है आपका, त्रिपुरा आ जाता है, यहाँ पे आता है आपका मिजोरम। 4 स्टेट हैं उसमें, छठी अनुसूची। उसमें वही है, जनजातीय क्षेत्र और उनका प्रशासन। और इसमें 4 स्टेट आते हैं आपको। जो 4 स्टेट हैं उनके नाम भी मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये है आपका। 5वीं अनुसूची में 10 आते हैं, और 6वीं अनुसूची में कितने, 4। 4 स्टेट हैं। वो 4 कौन से हैं? ये नॉर्थ ईस्ट वाला आप याद रखिए, 6वीं अनुसूची है। और ये नॉर्थ वाला आपका जो प्रॉपर मेन लैंड है, यहाँ पे क्या है, ये वाला 5वीं अनुसूची है। ठीक है, अब देखिए, बस इसमें यही स्टेट याद करने हैं, बाकी दोनों का फंडामेंटल जो थॉट है वो सेम है। बस अनुसूची के बारे में ज़्यादा वो नहीं करना है आपको, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाइए। ठीक है, बात खत्म यहीं पे। 5वीं हो गई आपकी, 6वीं हो गई है। अभी चलते हैं आपकी 7वीं अनुसूची पे। देखिए 7वीं अनुसूची में क्या है। 7वीं अनुसूची में जो केंद्र और राज्य है, राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। विभाजन है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, वो सुना होगा आपने कॉन्सेप्ट, सेपरेशन ऑफ पावर, वो इसमें दिया गया है। मतलब सेंटर के पास क्या शक्ति रहेगी, राज्य के पास क्या शक्तियां रहेंगी, ये बात इसमें बताई गई 7वीं अनुसूची में। जैसे कि संवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची के बारे में सुना होगा। इसमें सूचियां हैं, ये ध्यान रखना। जिन्हें आप पढ़ते हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, ये सूचियां हैं। संघ का बेसिकली मतलब सेंटर से होता है। ठीक है, संघ इसलिए लिखा जाता है, यहाँ पे सेंटर नहीं। सो हाँ, तो हम कहाँ थे, इसमें संघ सूची वाले। इसमें सूचियां हैं, ध्यान रखना, केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। अब देखिए इनमें क्या होता है, इनमें वो सब्जेक्ट बताए गए हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं उनको, वो सब्जेक्ट हैं या विषय हैं जिन पे उसकी शक्ति होती है। मतलब जैसे आपने सुना होगा कानून बनाने की शक्ति, राज्य के पास कौन सी कानून बना सकता है, जैसे पुलिस
किस पे होती है? राज्य के पास। ऐसी शक्तियां होती हैं, उन विषयों के बारे में बताया गया है कि आपके पास राज्य के पास कितनी होंगी और सेंटर के पास कितनी होंगी। ठीक है। और देखिए इसमें चेंज होता रहता है, तो इसको क्या है, अपडेट करते रहना है आपको बस। इसमें एग्जैक्ट नहीं रहेगी संख्या, सेम नहीं रहेगी, आपको चेंज करते रहना है। मूलतः क्या थी, मूल रूप में क्या थी? ठीक है। तो यहाँ पे क्या थी? 97 थी। और वर्तमान में कितनी है? 100 हो गई है। ठीक है। राज्य के पास कितनी थी? 66। अभी कितनी हो गई है? 61। यहाँ पे कितनी थी? 47। अब कितनी हो गई है? 52। समझ रहे? मूल से मतलब है कि संविधान जब बना था तो इनके पास इतनी शक्तियां थी, मतलब डिवाइडेशन जो किया गया था तब इतना था। अभी वर्तमान में क्या है, वो ये है। इसका बेसिकली मतलब ये है। और दूसरा, इनमें चेंज होते रहता है, आपको ये अपडेट करते रहना है। जस्ट टाइम आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस टाइम बस एक बार देख लेना है कि कहीं ऐसा ना हो कोई चीज़ चेंज हो रही है, बस। और कुछ नहीं है। 7वीं अनुसूची में सूचियां थी। बाकी ये हो गया है। 8वें पे चलते हैं। 8वां एकदम इंटरेस्टिंग है। भाषाएं आती हैं 8वें में। 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाएं आती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। भाषा, बस। अब देखिए भाषाओं को एक ये है कि मूलतः कितनी थी, मानी कि संविधान बना था तब कितनी थी और वर्तमान में कितनी है। ठीक है। मतलब जब संविधान हमने बनाया था तब हमारे पास कितनी लैंग्वेज थी और वर्तमान में कितनी है, मतलब संविधान में तब लिखी गई थी एग्जैक्ट जो लिखा गया। भाषाएं तो बहुत हैं हमारे, तो लेकिन जो संविधान में लिखी गई हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। 14 थी, अभी 22 हो गई हैं। ठीक है। देखिए अभी यहाँ से एक क्वेश्चन रिलेट करके आप लोग लिखना होगा। शास्त्रीय भाषाएं होती है कुछ, तो उनमें कुछ चेंज किया गया आई थिंक। तो वो भी आपको जहाँ से हो सके आप कवर कर लेना, लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो छोटा मोटा टॉपिक जब मैं कराऊंगा तो हो सके तो मैं उसमें लिखा दूंगा, यहाँ से रिलेट हो जाए। मुझे अभी ध्यान आ गया है, मैं वो थोड़ा सा प्रिपेयर नहीं करके लेके आया हूँ। वो करना पड़ेगा क्योंकि चेंज हुआ है कुछ कुछ, तो वो देखना पड़ता है भाई। तो मुझे यहाँ पे अभी ध्यान आ गया था इस चीज़ का। तो इसमें क्या है, 14 भाषाएं हैं, 22 वर्तमान में है। कैसे कैसे चेंज हुई है, मेजर क्वेश्चन यहीं से आता है आपका। यही ध्यान रखना है बस। एक दो पॉइंट के लिए मुझे ये पूरा कराना पड़ रहा है, बाकी जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं बस इन चीज़ों को ध्यान रखता हूँ। ठीक है। आपको भी यही करना है, एक दो बार थोड़ा पूरा पढ़ लेना, उसके बाद इसको ये जो पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है इससे, 8वीं अनुसूची से। ठीक है। 8वीं अनुसूची में क्या किया गया है अब, ये देखिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करने की ज़रूरत है। आप इसको हाईलाइट कर लेना कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए मैं इसमें दो चीज़ें कराऊंगा, एक तो भाषा, ठीक है। दूसरा उसको जोड़ा कब गया है। ठीक है। जोड़ा कौन से अमेंडमेंट की तरह, सॉरी, कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया है और कब जोड़ा गया है। ठीक है। देखिए 15वीं भाषा है सिंधी। सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। ठीक है। देखिए इसका एक सीक्वेंस बनता है जो मैं थोड़ा सा याद रखता हूँ। ये हुआ था आपका 1967। देखिए 21, 71 और 92, ये याद रखना है आपको। 21, ये रिलेट करना है, 21, 71 और 92। ठीक है। ये 67 में हुआ था, यहाँ पे 92 आ गया, इसको यहाँ पे रख दीजिए आप, 92 हो गया। ये 2003 में हुआ। 15वीं भाषा थी, इसको जोड़ा गया था इसके तहत। ठीक है। बाकी इसमें क्या जोड़ा गया था, कोंकणी। कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था, मणिपुरी और नेपाली।
ठीक है, 15वीं वो हो गई, 16, 17 और ये आपका 18। 15, 16, 17, 18। ठीक है, 3 लैंग्वेज इसमें जोड़ी गई हैं, 4 इसमें जोड़ी गई नीचे वाले में। 4 इसमें कौन सी जोड़ी गई हैं? बोडो, डोगरी, आई थिंक कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। सॉरी, सही है, मुझे लगा कुछ मिस हो गया है यहाँ पे। मैथिली सही जा रहा है, और संथाली। बस यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है। 19वां ये था, 20वां ये हो गया, 21वां ये हो गया, और 22वां ये हो गया। मुझे लगा था शायद मणिपुरी वाले में मैंने थोड़ा सा गलत तो नहीं कर दिया है, लेकिन वो सही है। सही है। ठीक है, आपको ये भाषाएं याद रखनी है, नंबर याद रखना है, और थोड़ा सा क्रम याद रखना है यार। एक ही क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादा पूछा गया है, वो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। एक तो ये याद रखना है, एक तो आपको ये याद रखना है कि किसके तहत जोड़े गए थे। ये संविधान संशोधन किया गया था 92 2003 में जोड़ा गया है, और ये आपका 71 वाला, और ये 21। ऐसे ही याद करना जैसे मैं बोल रहा हूँ, 21, 71 और विन में। 21, 71 विन में 2-3 बार आप ऐसे बोलोगे, आपको रिवाइज हो जाए, वो याद हो जाएगा सब। ऐसे ही इसको कभी कभी रिवाइज कर लेना है। 67, 92 और 3, बस कंप्लीट। जो मेन पार्ट था, मेरा जो मेन पर्पस था वो इसके लिए था। बस ये गलत ना हो, एक तो मैं ये देख रहा था जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, यहीं से पूछे गए हैं, इससे। ठीक है, ये जोड़ी गई है, मतलब 8वीं अनुसूची है, इसमें ये भाषाएं जोड़ी गई हैं। 14 थी, 22 हो गई हैं। ये थोड़ा याद करना है बस, बाकी आप भूल जाओ तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए 9वीं अनुसूची में क्या है। 9वीं अनुसूची ये जोड़ी गई है, जैसा कि मैंने बताया पहले, 8 थी अनुसूचियां संविधान में, मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। 9वीं जोड़ी गई है। कब जोड़ी गई ये भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसमें है क्या, इसमें भूमि सुधार संबंधी, भू सुधार, भू सुधार उपबंध है भू सुधार से क्या मतलब होता है, जैसे चकबंदी, हदबंदी और जमींदारी, काश्तकारी, ये जो भी सुधार थे वो 9वीं अनुसूची में बनाए गए थे। क्यों, ये इसको जोड़ा कब गया था, पहले तो ये बता देता हूँ। फर्स्ट में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1951। ठीक है, इसके तहत इसको जोड़ा गया था। क्यों जोड़ा गया था इसका भी रीजन मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका भूमि को बांटना था लोगों में। जब आज़ाद हुए थे अपन, तो भूमि क्या थी, मतलब कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा थी, जमींदारी और वो प्रथा चल रही थी। तो उसके कारण बोलते हैं भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा कम लोगों के पास था, और किसानों के पास बहुत कम क्षेत्र था। इसलिए भू सुधारों की आवश्यकता थी। इसलिए क्या किया गया था, एक 9वीं अनुसूची अलग से जोड़ी गई, जिसमें क्या था कि भूमि सुधारों से संबंध अगर कोई भी उपबंध है, तो उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी, मतलब न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको बनाया गया था, और अलग से प्रावधान किया गया था, क्योंकि इसमें एक अलग समस्या हमारे भारत में देखी गई थी, इसलिए इसको बनाया गया है भूमि सुधारों। कब जोड़ा गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत 1951 में हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट, ध्यान रखना है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। ठीक है, अब हुआ क्या था, तो इसमें क्या है, जो भी स्टेट स्टेट होते हैं, स्टेट भू सुधार कर रहा है,
वो अपने सब्जेक्ट को यानी कि जो भी कर रहा है उससे क्या होता है, भू सुधार करने पे एक पर्टिकुलर पर्सन या जो भी है, मेरे पास अगर लैंड ज़्यादा है, भूमि ज़्यादा है, तो उसको दूसरों को बांटना होता था। तो जब मेरे से भूमि ली जाएगी तो एक तरह से ये होता था कि मेरा राइट वायलेट हो जाता था। पहले संपत्ति का अधिकार था, जैसा कि आपने पढ़ा होगा संविधान में, संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में। तो उसमें क्या था कि भूमि की जो भूमि जो होती है वो अपनी संपत्ति होती है आपकी। तो उसको क्या होता था, अधिकार के आधार पे वो केस कर देते थे सुप्रीम कोर्ट वगैरह में कि हमारे संपत्ति के अधिकार को वायलेट कर रही है सरकार। तो इसलिए क्या करते थे, एक 9वीं अनुसूची बनाई गई ताकि जो भी भूमि सुधार कर रहा है स्टेट, उसको क्या करे, 9वीं अनुसूची में डाल देते थे। ताकि क्या होता था कि न्यायालय इसकी न्यायिक समीक्षा ना कर सके। ठीक है, इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होती थी पहले, पहले नहीं होती थी, मेरा वर्ड ध्यान रखना, पहले नहीं होती थी, अब होती है। इसलिए इसको लाया गया था सिर्फ, ताकि अधिकार जब वायलेट हो तो अधिकार होता क्या था, अधिकार पे जैसे ही केस करते थे तो उसमें क्या था, भूमि सुधार कमजोर पड़ गए थे हमारे। भूमि सुधार जैसे ही अगर मान लीजिए आप केस करोगे न्यायालय में, तो उसमें क्या होता है, एक बहुत टाइम लग जाता है। मतलब फाइनल अगर केस होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसी बीच में क्या होता है, इन सुधारों की कुछ कमियां थी, उनको उन्होंने ढूंढ लिया था। जैसे कि एक व्यक्ति के पास नहीं हो सकती, तो उन्होंने क्या किया था, उस भूमि को डिवाइड करके अपने रिलेटिव में बांट दिया। और जैसे ही ये भूमि और ये हदबंदी वाला मामला थोड़ा ठंडा पड़ा यानी कि कम हुआ, तो उस भूमि को वापस उन्होंने ले लिया। तो इस कारण जो केस करते थे उससे क्या हुआ था, डिले हो जाता था। और डिले के कारण इनको, जमींदार वगैरह को एक टाइम मिल जाता था, ताकि एक जो बोलते हैं लूप होल को निकाल लेते थे वो, इस कारण। तो इसलिए इसको न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में ये प्रावधान कर दिया इसमें कि आप न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते प्रारंभ में। अब क्या हुआ, इसमें क्या है, न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते तो भूमि के अलावा भी स्टेट अन्य सब्जेक्ट को डालने लग गए भाई। कि मतलब न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट को डाल दिया इसमें। तो न्यायालय ने देखा कि इस जो उपबंध का अतिक्रमण कर रहे हैं स्टेट, यानी कि इसको वायलेट कर रहे हैं, इसके आधार पर न्यायिक समीक्षा से बच रहे हैं। न्यायिक समीक्षा का मैंने आपको अर्थ बताया था कि जो भी लॉ है उसको जुडिशरी रिव्यू करती है, यानी कि चेक करती है कि ये लॉ सही है या नहीं है। ठीक है, अधिकारों को वायलेट तो नहीं कर रहा, जैसे ही अधिकारों को वायलेट करेगा वो कैंसिल कर देती थी इसको। तो ये न्यायिक समीक्षा है, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं इसको। तो इसको ये समझना है पहले सबसे। ठीक है, तो होता क्या था कि बहुत सारे सब्जेक्ट को वो इसमें डालने लग गए, क्योंकि इसका फायदा ये था कि जुडिशरी क्या है, रिव्यू नहीं कर सकती थी। लेकिन जुडिशरी ने एक वो किया, अपना जजमेंट बदल दिया। और इसको 1975 के बाद 23 अप्रैल 1975 के बाद जो भी सब्जेक्ट इसमें डाला गया होगा, यानी कि जो भी सब्जेक्ट 9वीं अनुसूची में डाला गया होगा, उसका जुडिशरी रिव्यू रिव्यू कर सकती है। यानी कि जुडिशरी इसको चेक कर सकती है कि गलत है या सही। ठीक है, बस इस तरह जानना है आपको। अगर ये भी भूल जाओ तो भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस आपको याद रखना है भूमि सुधार उपबंध थे, मैंने इसको बता दिया ताकि थोड़ा सा याद रहे। अगर लेवल का क्वेश्चन आ रहा है तो हो सकता है शायद आपसे पूछा जा सके। इसलिए मैं चाहता हूँ कंप्लीट भी हो जाए, क्योंकि छोटा टॉपिक है, इसमें है ही क्या। ठीक है, ये हो गया आपका। जोड़ा किससे गया था ये ध्यान रखना है बस। आपको पहले ये चीजें याद करनी है कि भूमि सुधार उपबंध थे, कौन सी के तहत जोड़ा गया था। फर्स्ट, यानी कि 8 जो मूल थी वो मैं बता चुका हूँ। ये 9वीं फर्स्ट थी, यानी कि जिसको पहली बार जोड़ा गया था, और फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, अब चलते हैं 10वीं अनुसूची के पास। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में क्या था भाई, इस 10वीं अनुसूची में ये था कि जो भी एमएलए एमपी होते हैं,
एमएलए एमपी के लिए एक अयोग्यताएं धारण की गई थी, मतलब निर्धारित की गई थी, धारण नहीं, सॉरी। इसमें मैं बता देता हूँ पहले। 10वीं अनुसूची में दल बदल, दल बदल संबंधी अयोग्यता, सॉरी, मतलब दल बदल संबंधी अयोग्यताएं बताई गई थी कि मतलब अगर कोई व्यक्ति एमएलए एमपी दल बदल कर रहा है, यानी कि जैसे एमएलए एमपी क्या करते थे पहले संसद और विधानसभा में, इन दो के लिए है, ध्यान रखना ये भी। एक तो संसद के लिए है, एक विधानसभा के लिए है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि दल बदल होता क्या है। दल बदल ये होता है, देखो एमएलए एमपी क्या करते हैं, जैसे निर्वाचित हो गए, तो निर्वाचित होने के बाद वो क्या करते हैं कि जैसे कोलेब्रेशन होता है, यानी कि गठबंधन होता है। तो गठबंधन में क्या करते हैं वो लोग कि जैसे अगर कोई गवर्नमेंट गिरानी होती है तो ज़्यादा पैसा देके, यानी कि एमएलए एमपी को ज़्यादा पैसा देके अपनी तरफ कर लेते थे, और वो एमपी क्या करते थे, पैसा लेके अपनी पार्टी चेंज कर लेते थे, जिससे क्या गवर्नमेंट गिर जाती थी और अस्थायी हो जाता था कार्य। तो विधानसभा और संसद स्थायी रूप से नहीं चलती थी, स्थायी रूप से नहीं चलती थी। तो इसलिए एक अमेंडमेंट लाया गया था, इसको जोड़ा कब गया था, 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 1985 में। ठीक है, ये डेट याद रखना है। जो भी जोड़ी गई है मैं उनके साथ डेट भी लिखा दे रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि हो सकता है आपसे ये डेट भी पूछ ली जाए। दल बदल उसी को बोलते हैं कि आप जब पार्टी चेंज कर रहे हैं, पैसा लेके या जो भी, आप पार्टी चेंज कर रहे हैं, तो उससे क्या है, संसद और विधानसभा क्या हो जाती थी, अनस्टेबल, यानी कि अस्थायी रूप हो जाती थी, और गवर्नमेंट गिर जाती थी। इसके कारण काम सही से नहीं होता था, इसलिए इसको लाया गया था। तो इसमें कुछ उपबंध भी किए गए थे, लेकिन वो हटा दिए गए हैं अब, उनका कोई वो नहीं बनता। मैं वो नहीं लिखा दूंगा, क्योंकि मैं चाहता था वो लिखा दूं, लेकिन मुझे नहीं लगता आपसे उतना ज़्यादा अंदर पूछा जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं। बस ये ध्यान रखना है आपको, दल बदल नाम से भी थोड़ा सा आपको आइडिया लग रहा होगा दल बदल का मतलब क्या होता है। जैसे कि एमएलए एमपी दल बदल कर लेते थे, इसको ऐसे भी लिख लेना, ताकि थोड़ा याद भी रहे आप, ताकि याद रहे। देखो ऐसा पॉइंट निकालो ताकि याद रहे बस, आपको लिखना नहीं है इस तरह से। मतलब एग्जाम में आपको लिखना थोड़ी ना है, आपको तो सिर्फ टिक करना है कि हाँ मेरा ये सही है। आप ऐसे पॉइंट लगा रही है, जब आपका एमसीक्यू वगैरह में होता है तो इस तरह की चीज़ें बहुत काम देती हैं आपके, क्योंकि आपको माइंड को झट से क्लिक करना चाहिए कोई चीज़, तो वो ऐसे होती है। ये चीज़ें याद करने के लिए अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, क्योंकि इनका पहले याद करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको क्या है, क्विक रिवीजन के लिए ऐसी चीज़ें नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है नोट्सों में, ताकि आप सिर्फ देख के ही आइडिया लगा लेंगे हाँ ये चीज़ है मेरे पास। आपको हर बार भी रिवाइज नहीं करना होता, क्योंकि माइंड ये चीज़ें पहले ही रिवाइज कर चुका होता है, आपको बार बार रिवाइज नहीं करना है। ऐसी चीज़ें रखिए, बस नोट्स खोलो और देख लो क्या ये है, बस हो गया कंप्लीट। नोट्स का भी ये होता है, ये भी वो होता है। ठीक है, 10वीं अनुसूची हो गई आपकी, कब जोड़ा गया है, कौन सा वो है उपबंध, ये उपबंध है इसमें। ठीक है, अब आपका चलते हैं नेक्स्ट, 11वीं अनुसूची। इसके बारे में तो आपको सबको पता होगा यार, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, कंपैरिजन में करा देता हूँ आपको। जोड़ी कब गई है, ये 73वें संविधान संशोधन के तहत, 1992। ये 74वें संविधान संशोधन, 1992। जोड़ी इस टाइम को गई है
इसमें पंचायती राज वाला उपबंध है। ठीक है, इसमें नगरीय शासन है। आम भाषा में कहूँ तो ये गांव के, जो भी गांव में हमारी जो इंस्टीट्यूशन है उसके लिए है। ठीक है, ग्रामीण जैसे ग्राम सभा, पंचायत समिति जो भी है। ठीक है, ये नगरीय है, यानी कि शहर सिटी में कैसा ढांचा रहेगा एक स्थानीय शासन के लिए। ठीक है, ये नगरीय वाला है, ये पंचायती राज वाला है। जोड़ा कब गया था? ये इस टाइम को जोड़ा गया, ये इस टाइम को। 12 अनुसूची हो गई है आपको, बस आपको डेट याद रखना है कब जोड़ा गया था और किस अनुसूची में क्या है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप। 8वीं आपको याद रखनी है, 8वीं में ज़रूर कुछ है जो याद रखने लायक है। छोटा सा था, मैंने सारे पॉइंट समझा दिए हैं। इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं आया होगा जो मैंने नहीं समझाया है। बस सबसे पहले तो शब्द समझना बहुत ज़रूरी है। शब्द अगर समझ में आएगा तो आप बाकी चीज़ें डिफाइन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपका ये हो गया है। अब मैं करता हूँ आपका थोड़ा सा भाग वाले पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, भाग करवा देते हैं आपको। चलिए, अनुसूचियां हो गई हैं आपकी। अब भाग देखते हैं आपके। देखिए, मूल रूप में जो भाग थे संविधान के, ठीक है, संविधान के भाग, आपको भाग दिखने हैं, 22 भाग है। ठीक है, जो मूलतः है। कुछ जोड़े गए हैं और कुछ हटाए गए हैं। देखो, मूलतः 22 हैं, लेकिन अभी जो दिखाते हैं वो 25 दिखाते हैं वर्तमान में। लेकिन मेरे हिसाब से कुछ और भी हैं, मतलब मैंने कुछ थोड़े अपनी तरफ से भी उनमें देखा है कि 25 से थोड़े से एक दो और ज़्यादा है। हटाए गए वो कोई नहीं कराता। मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ कि आपको मूलतः ही लिखा दे रहा हूँ, वो नहीं दिखा रहा हूँ वर्तमान, क्योंकि उनमें थोड़ा डिफरेंस है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई 25 बताता है, कोई 26 बताता है, क्योंकि कुछ चीज़ों को वो छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ तक जहाँ तक मैं समझता हूँ पता नहीं है कुछ चीज़ों के बारे में। तो मैं क्या है उसको थोड़ा सा डीपली देखा है, तो उसमें थोड़ा सा कहीं पे चेंज है और कहीं पे वो है, हटाया गया है, जोड़ा गया है। ज़्यादा लगते हैं मुझे कुछ, इसलिए मैं आपको वो संख्या नहीं लिखा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो आप किसी टीचर से पढ़े हो 25 लिखाया हो। बेसिकली वो 25 लिखाते हैं, मैंने हर जगह देखा है। लेकिन मुझे एक दो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि कहीं पे हटाया है ज़्यादा, तो कहीं पे जोड़ा गया है, और वो कोई नहीं लिखा था जोड़े। मैं जोड़े जितने गए हैं वो आपको सारे लिखाऊंगा, और हटाया क्या गया है। ठीक है, दो चीज़ें होंगी इसमें। कितने हैं, सबसे पहले तो मूल रूप में कितने थे, और जोड़े कितने गए, हटाया कितना गया है। ठीक है, दूसरा एक और बात आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या है, दो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एक तो जो मोस्ट मोस्ट है वो मैं करा दूंगा आपको, मैं ये बताऊंगा आपको कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो उसको आप उसको पढ़ना है। दूसरा क्या है, जो है सारे वो भी लिखाऊंगा, लेकिन उसमें कम इम्पोर्टेंट है और लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है, कि समझ में नहीं आता है कुछ लैंग्वेज। कुछ भाग में मैंने देखा है लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो वो लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा कि उसमें मतलब है क्या चीज़ें। ठीक है, तो धीरे धीरे समझाऊंगा, और वो समझना है आपको। देखिए, भाग फर्स्ट, एक तो यार ये संख्या मुझे थोड़ी बार बार देखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा लिखना ठीक रहेगा आपके लिए। भाग फर्स्ट में क्या है, भाग फर्स्ट में है
राज्य व संघ क्षेत्र, मतलब राज्य कहाँ है और संघ क्षेत्र क्या है, ठीक है। इसके बारे में डिफाइन किया गया है, आर्टिकल है 1 से 4 तक। देखो इससे क्या बनेगा, एक आर्टिकल का भी आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ आर्टिकल कितने कितने तक है। जैसे मैंने राष्ट्रपति वाले में बताया था कि आर्टिकल का इतने से इतने में आपको वो चलता है, मतलब पता चल जाता है कि हाँ इतने में ये है, उससे आगे ये है। मैंने एग्जाम में देखा है आपको, एक दो आर्टिकल तो सिर्फ ऐसे ही हट जाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक तो ये है, भाई वो नहीं हो सकते। तो दो तो आर्टिकल ऐसे ही हट जाते हैं, ठीक है। इसमें आता है भाग फर्स्ट में, भाग आता है आपका सेकंड। इसमें क्या होती है, नागरिकता आ जाती है आपकी। अब नागरिकता का क्या है, 5 से 11, ठीक है। आर्टिकल से भी आपको ये भी पता चल जाएगा और आर्टिकल भी पता चलेंगे। जैसे 12 से 35 आपको पता है क्या है, फंडामेंटल राइट, ठीक है। कौन से में है, 3 में, समझ रहे। भाग 4, 4 में आपको पता होगा फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से आते हैं, सॉरी, 36 से 51 आपके वो पढ़ते हैं आपके डीपीएसपी, निदेशक तत्व, सॉरी माफ करिए। ये पड़ता है आपका निदेशक तत्व, ठीक है। भाग 4 में पड़ता है। एक आता है 51 का, मौलिक कर्तव्य, यहाँ पे आएंगे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। 51 का तक आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। देखिए आर्टिकल आपको थोड़ा सा यहाँ पे बस एक दो बार रिवाइज करने हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, आपको ये समझना है मेन, भाग कितना है, आर्टिकल में है क्या, कितने से कितने तक है, समझ रहे हैं आप। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे वाला 5वां पड़ता है। देखिए 5 और 6 सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर क्या, कंपैरिजन में पढ़िए, 5 और 6। 5 में क्या होती है, संघ सरकार है। इसमें क्या है, राज्य, राज्य सरकार के बारे में बताया गया है, समझ रहे। संघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताया गया। यहाँ पे आर्टिकल क्या है, 52 से 151 तक है, ठीक है। इसमें क्या क्या है देखिए, इसमें मैंने आपको बताया एक मैंने आपको राष्ट्रपति वाले में पढ़ाया था, तो ये संघ सरकार, वो सॉरी माफ करिए, कार्यपालिका वाला। तो ऐसे ही इसमें डिवाइडेशन है कार्यपालिका वाले में। हाँ, कहाँ था मैं, संघ सरकार और राज्य सरकार। तो इसमें क्या था, 52 से 151, इसमें मैं बता रहा था आपको डिवाइडेशन है, ठीक है। कार्यपालिका,
एक काम करता हूँ, पहले आपको ये करा देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा डिवाइडेशन करवाऊंगा, ताकि थोड़ा सा हौच पौच ना हो। चलिए देखते हैं, करते हैं, कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें अध्याय है, एक तरह का ये चैप्टर मैं अंदर करा रहा हूँ, चैप्टर है, ठीक है। ये भाग है, ये चैप्टर है अंदर, अध्याय है। कंफ्यूज ना होना बस यार, मुझे इस बात का थोड़ा सा डर लग रहा है कि आप कंफ्यूज नहीं हो। उसमें करना कुछ नहीं है आपको, देखो कार्यपालिका वाला है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ उसको। कार्यपालिका, देखिए यहाँ से क्या चलता है, आपका राष्ट्रपति चलता है 52 से आपका 62 तक। इसमें राष्ट्रपति हो जाता है आपका, बहुत सारे जो पद मैंने बताए थे, महान्यायवादी तक, संघ की कार्यपालिका तक, ठीक है, वो सब हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, विधायिका आती है इसकी, 123 में विधायी आती है, विधायी शक्ति 123, ऐसे 151 तक है। आप ये मत लिखिए वरना कंफ्यूज ही रहेंगे आप यार, इसलिए छोड़ देता हूँ ये वाला पार्ट, क्योंकि पता नहीं यार, मुझे डर लग रहा है इस बात का कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। आप ये ध्यान रखिए बस, स्टेट गवर्नमेंट वाला, ओ सॉरी, संघ सरकार वाला 52 से 51 तक है, ठीक है। और ये कितना है, 151 से ले लीजिए, 52 से आपका यहाँ पे कितना आता है, 237। सेंटर गवर्नमेंट वाला ये 52 से 51 तक, राज्य सरकार वाला 152 से 237 तक, ठीक है। अब आता है आपका भाग 7। भाग 7 को क्या है, हटा दिया गया है, एक तो पहले ध्यान रखना, हटाने वाले और उनको मैं लिखाऊंगा। भाग 7 कैसे लिखा जाता है यार, हाँ, ऐसे लिखा जाता है भाई ये, ठीक है। ये वाला थोड़ा देख लेना यार, ऐसे भी लिख लेना आप, भाग 7, ठीक है। पता चला इसमें गड़बड़ हो गई आपकी। भाग 7 में क्या है, 7 में क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो हुआ क्या था, आज़ादी के बाद क्या था, जो स्टेट थे आज़ादी के समय हमारे, स्टेटों को क्या है, संविधान में कैटेगराइज किया गया था, का, खा, गा और घात, यानी कि 4 श्रेणियों में संविधान के समय, संविधान में राज्यों की कैटेगरियां थी, जैसे का, खा, गा और घा तक, ये कैटेगरियां थी संविधान में राज्यों को, का, खा, गा और घा तक। इनको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया संविधान। कब किया गया था, ये मैं आपको बाद में करवा दूंगा। वैसे 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में इसको समाप्त करवा दिया गया था, निरस्त, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया था 7वें संविधान संशोधन द्वारा। जब राज्यों का पुनर्गठन होने लगा ना, तब इसमें क्या है, कुछ नए चेंज करने पड़े, और राज्यों का एक नए राज्य भी आने लगे, तो इसमें क्या है, कैटेगरीज को समाप्त कर दिया है, जैसे का, खा, गा और घा, इस कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया, और एक नई कैटेगरी चला थी, मतलब ओवरऑल राज्यों को एक समान कर दिया गया। इसमें कैटेगरी में क्या था, कुछ कुछ राज्यों को अलग से फायदा दिया जाता था और कुछ को नहीं दिया जाता था, इस तरह से कुछ कैटेगरी थी। इसको क्या, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। बस इतना याद रखना है आपको। अब क्या, वैसे में जो अलग से जोड़े गए हैं ना, जैसे ये वाला पार्ट है, जोड़ा गया या हटाया गया, वो मैं एक अलग पार्ट में बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जोड़े गए और हटाए गए को अलग पार्ट में रखूंगा मैं। ओके, अब देखिए भाग कौन सा है, 7वां हो गया आपका, 8वां,
आठवां ऐसे ही लिखा जाता है आई थिंक। ओके, भाग आठवां। छठवां हो गया, सातवां होगा। सातवें में क्या है, संविधान में राज्यों का वो था कैटेगराइजेशन। आठवें में यूटीज के बारे में बताया गया है, यानी कि संघ शासित क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसमें क्या था, अपन कहाँ पहुंच गए थे, 37 तक पहुंच गए थे ना। तो इसमें 238 था आर्टिकल, इसको हटा दिया गया है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें क्या था, आर्टिकल कितना था, 239 से 42 तक आर्टिकल है। 239 से 42 तक आर्टिकल है। क्या था, भाग आठवां यूटीज, यानी कि संघ शासित क्षेत्रों से, ये था संघ राज्य क्षेत्र या संघ शासित क्षेत्र, कुछ भी कह सकते। यूटीज ही ध्यान रखना, उसमें चेंज आ जाता है। ठीक है, ये वाला ध्यान रखना है आपको, यूटीज। अब चलते हैं भाग 9 पे। अब देखिए, मैं जो कहना चाह रहा था, ये था पॉइंट, इसमें आएगा आपको समझ में। अब देखना आप, आपके जो नोट्स में होगा या बुक में कहीं भी देखना, भाग 9 नहीं होगा, मतलब 9 नहीं होगा। उसमें क्या है, पंचायतें लिखा हुआ है। भाग 9 नहीं होगा से मेरा क्या मतलब है, भाग 9 तो है यहाँ पे, लेकिन पंचायतें, जबकि आप देख सकते हैं पंचायतें कब जोड़ी गई हैं, 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 1992। जब ये 92 में जोड़ा गया है तो भाई ये 9 भाग में नहीं हो सकता ना, क्योंकि मूल रूप में नहीं है ये, इसको जोड़ा गया है, इसको जोड़ा गया है, तो 9 भाग में नहीं हो सकता ना। तो इसलिए मतलब इसमें कुछ था पहले, इसलिए हटा दिया गया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और इसको हटाया किससे गया था, 7वें संविधान संशोधन। आपको थोड़ा डेप्थ में नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा 25 लिखाने से, जहाँ पे वो था ना कि 22 मूल रूप में है, 25 है, कुछ हटा दिए गए कुछ जोड़ दिए गए, कितने हटाए कितने जोड़े गए, इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा संख्या से बच रहा था वहाँ पे लिखने से। मैं चाहता हूँ इस चीज़ों को देखो, 9 में नहीं है। अब देखो 9 में ए जो है, 9A, ये भाग 9A में क्या है, भाग 9A में नगरीय शासन वाला है, नगरीय शासन। इसको कब जोड़ा गया है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 74 के तहत। और देखिए एक 9B भी है, 9A का लिख देना, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। सॉरी यार, तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही खराब है 2 दिन से। देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, समझ रहे हो, ऐसे भी लिखा होगा कहीं पे भी, आप ये ध्यान रखना है इसको। कैसे भी लिख सकते हो आप, मेरे हिसाब से लिखें तो 9A और 9B की तरह लिखिए आप, आपको ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहिए का और खा वाले में। मैंने इसीलिए कहा है कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में पढ़नी चाहिए, इंग्लिश में आपको ज़्यादा ध्यान रखना है बस, इसीलिए मैं कहता हूँ आपको। और इसलिए मैं थोड़ा लिखाने से भी बचता हूँ का और खा वाला। ठीक है, इसमें क्या था, सहकारी समितियाँ, सहकारी समितियाँ, ये वाले प्रावधान है। अब देखिए मैं यहाँ पे करा देता हूँ एक, पंचायती राज वाला कौन से में, ये सारे, सॉरी माफ करना, पंचायत और नगरी वाला, नगरीय शासन। और एक होता है, एक ही जगह लिख लेना है इसको, एक होता है सहकारी। अब देखो करना क्या है, आर्टिकल एक है इनके लिए, आर्टिकल है 243, 243,
और 243। जैसा मैंने बताया इंग्लिश में लिखना है आपको। ये क्या है, ए से लेके ओ तक। ठीक है, ए से लेके ओ तक। ये क्या है, पी से लेके जेड और जेड एच तक। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, जेड का मतलब। देखिए होता क्या है, ए से लेके एक सीरीज चलती है। अरे यार, ए से लेके फर्स्ट तक यानी कि लास्ट तक एक सीरीज चलती है, ए से लेके जेड तक। उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लिया अगर ज़्यादा उपबंध है तो जेड ए चलता है, जेड बी चलता है। ठीक है, ऐसे ही करके ए से ओ तक तो वो है ही। ठीक है, ये पी से जेड तक है, और इसके बाद जेड से जे तक है। ये जेड से जे तक है। समझ रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब पी से जेड तक है और जेड से जे तक है। ठीक है, ऐसे ही ये जेड एच से लेके जेड टी तक है। इसका ध्यान रखना है यार, इसको समझिए। का और खा में पड़ गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। का खा वाला मैं देखता हूँ, का खा वाले में ना ही पढ़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको ध्यान रखना है आपको। ए से लेके अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं तो ए से जेड तक जाता है। जेड के बाद क्या होता है, जेड के बाद जाता है जेड ए और जेड बी, जेड सी, ऐसे करके टी तक है यहाँ पे। यानी कि जेड से लेके टी तक है, ये ध्यान रखना आप। हाँ, ये वाला सिस्टम ध्यान रखना है यार, भूल मत जाना बस। क्योंकि इसका मतलब मैंने इंग्लिश में लिखा है, आपको हिंदी में नहीं लिखवा रहा हूँ। क्योंकि हिंदी में आप, मुझे लगता है कि याद ही नहीं कर पाए, हिंदी वाला याद ही नहीं होगा। ठीक है, ये वाला याद रखना है आपको। इसको मैंने अलग से करवा दिया सेपरेट, इसीलिए कि एक बेहतर आपको समझ में आ जाए। ये तीनों को जॉइंट रखना है, ये भाग 9 में है, ध्यान रखना। ये तीनों, ये भाग 9 में है, ये 9A में है, और ये 9, सॉरी, हाँ 9B में है। अरे यार, ये 9B में है, 9A में, ये पंचायत वाला। ठीक है, इतना ध्यान रखना। बाकी ये वाला थोड़ा सा पोर्शन अगर आप इससे समझे हो तो ये वाला मैंने इसीलिए बनाया है, ताकि इससे आप समझ में आ सके। ठीक है, अब देखिए भाग 10 में क्या आता है। भाग 10 में क्या आता है, 10 में क्या है आपका, जो अनुसूचित जनजाति वाला है ना, जो मैंने आपको बताया था उसमें अनुसूचियों वाले में, चौथी और पांचवी जो अनुसूची मैंने, पांचवी और छठवीं जो मैंने बताई थी, सॉरी। 10वीं में क्या है इसमें, जो उनका आर्टिकल आपका आता है 244। 244 आता है, जो मैंने आपको अनुसूची में कराया था पांचवी और छठवीं। जिसमें क्या था कि मतलब कुछ विशेष जो क्षेत्र होते हैं उनको राष्ट्रपति अलग से नोटिफाई करता है कि ये जनजातीय क्षेत्र है। तो उसमें क्या होता है, वही अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित और जनजातीय, उनके प्रशासन से संबंधित एक आर्टिकल है। ठीक है, ये वाला है। आपका 11 में क्या आता है, देखो ये भाग आपको ज़्यादा नहीं करना है,
जो भाग करना है एक तो ये वाला करना है, ये भाग आप लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया इससे और नहीं आएगा। भाग 11 में क्या है, इसमें क्या आता है आपका 245 से 63 तक होता है। इसमें क्या होता है, जो राज्य और सेंटर के मध्य, सेंटर के मध्य क्या होते हैं, संबंध होते हैं। जैसे विधायी और प्रशासनिक। विधायी और प्रशासनिक। देखिए मैं एक बार थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा सा वो हो गया। भाग 9, भाग 9 में आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले पंचायत है। पंचायत में भाग 9 में है सीधा। 9A में नगरीय शासन है, 9B में आपका सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियां क्या होती है मैं बता देता हूँ थोड़ा। इसका आर्टिकल क्या रहेगा, आर्टिकल आपको ध्यान रखना एक ही रहेगा, 243। 243 आर्टिकल एक ही है, क्लॉज है थोड़े अंदर। ठीक है, आपको इसी से याद रखना, ए से ओ तक तो पंचायतें हैं। ठीक है, पी से जेड तक और जेड जे तक, इसीलिए मैंने बीच में जेड को लिखा है, जेड जे तक। ठीक है, जेड जी तक और जेड एच से लेके जेड टी तक सहकारी समितियां हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है भाग दूसरे में, अनुसूचित जनजातियों वाला आता है। अनुसूचित जनजाति जो मैंने 5वीं और 6वीं अनुसूची में करवाई थी, उससे संबंधित एक वो आता है, प्रशासन से संबंधित आर्टिकल हमारे पास होना चाहिए। और लास्ट वाला आपका 11वां। 11वें में क्या है आपका, उसमें संबंध रिलेशन बताए गए हैं, जैसे कि स्टेट वाले में और उसमें, मतलब आपके सेंटर और इसमें क्या रिलेशन होना चाहिए। अब आता है आपका, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 11 हो गया आपका, 12वें में चलते हैं। 12वें में थोड़ा सा एक उसमें उपबंध है, वो थोड़ा सा मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो रटना नहीं है यार, रटे तो मैंने भी नहीं है ये चीज़ें, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ रटने के लिए है नहीं। बस ये चीज़ें एक कराना कराना चाहिए आपको, मतलब कराना पड़ता है एक टीचर को। बाकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं लास्ट में जो जोड़े गए हैं हटाए गए हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा गया है, उन पे फोकस रहना है आपको। ठीक है, इसमें क्या होता है, वित्त से संबंधित मामले आते हैं, वित्त, ऋण, बस इतना ध्यान रखना है। संपदाएं, ठीक है। लास्ट वाले में क्या था आपका, इसमें आर्टिकल आता है आपका 264 से लेके आपका 300A। देखिए 300A वाला मुझे आपको बताना था, बस इसके लिए मैंने इसको लिखा है। 300 में ए में क्या है कि जो भाग 12 है ना, भाग 12 है, इसमें इसमें क्या है आपका, संपत्ति का अधिकार हटाया गया था, हटाया गया था और जोड़ा कहाँ गया था, वो ये बात है इसमें, बस ये यहाँ था। ये ध्यान रखना है आपको, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A में है। समझ रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है, इसके लिए मैंने बस ये चीज लिखी है, ये वाला पार्ट ध्यान रखिए आप। भाग 12 का ए में संपत्ति का अधिकार है जो हटाया गया था फंडामेंटल राइट से। फंडामेंटल राइट में कहाँ था, आर्टिकल 31 में, यहाँ से हटाया गया था, ये यहाँ ला दिया गया है 300A में। ये ध्यान रखना है, इसमें ये वाला ध्यान नहीं रखना है आपको, कुछ नहीं करना, बस ये वाला ध्यान रखना है। इसके लिए मैंने इसको लिखाया है। ठीक है, ये यहाँ पे याद रखना है आपको, ये वाला। ठीक है, हटाया कहाँ से गया, वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा।
ठीक है। देखिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होती है वही आपको बताना रहता है, उसके लिए ही ये सारी रामायण लिखनी होती है। जैसे कि आपको भाग 12, भाग 12 में इससे कोई रिलेशन नहीं है आपका, आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान रखें। बस दिक्कत क्या थी, इसके लिए मुझे ये बताना आपको ज़रूरी पड़ेगा, और दूसरा सबको कराना ज़रूरी रहता है। एक आपके पास होना चाहिए फॉर्मेट में, क्योंकि कन्फ्यूजन यही रहती है कि इसमें ये करा दिया तो ये कहाँ, ये क्या है, 11 में क्या है, 12 में क्या है। जैसे मैं ये सीधा करा देता 12 का में ये है, तो आपका दिमाग इसी पे रहता, तो 12 में क्या है। इसीलिए ये कराना थोड़ा सा ज़रूरी रहता है, 12 का ए, और ये आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक है। भाग 13 में आता है आपका, अब देखिए 13, वो भी इतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। भाग 13, अब भाग 13 में क्या आता है, आपके जो वाणिज्य व्यापार उससे संबंधित है, ध्यान रखना बस, व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है। वाणिज्य संबंधी उपबंध है इसमें। ये ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आर्टिकल देख लेता हूँ कहाँ तक पहुँचे। हाँ, आर्टिकल पहुँच गए थे हम 300 तक। अब ये क्या पढ़ता है, 301 से 307 तक पढ़ता है। ठीक है। 14, ये इम्पोर्टेंट है, 14 वाला भाग इम्पोर्टेंट है। ये वाला भाग थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, संघ और राज्य की सेवाएं हैं। ठीक है। संघ और राज्य की सेवाएं, जैसे लोक सेवाएं होती है ना, लोक सेवाएं होती है, उनके बारे में उपबंध किया गया है इसमें। जैसे आपने सुना होगा क्या नाम है, पीसीएस वगैरह जो सर्विस है, अखिल भारतीय जो सर्विस है अपनी, उनके बारे में बताया गया है इसमें। संघ की और राज्य की दोनों के बारे में डिफाइन किया गया है। ठीक है। हाँ, इसका आर्टिकल बता देता हूँ पहले। आर्टिकल है जैसे यहाँ पे होगा 308 से 323 तक। ठीक है। इसमें क्या है, दो चीजें हैं आपकी, एक तो सेवाएं हैं, एक लोक सेवाएं अलग है। सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज का मतलब होता है अलग अलग पद हो सकते हैं इसमें। लोक सर्विसेज का मतलब अलग होता है। लोक सेवाएं होती हैं अखिल भारतीय, मतलब लोक सेवाएं होती हैं लोगों के लिए, जैसे आईपीएस आईएएस वगैरह, उनके लिए होती हैं। अखिल भारतीय सर्विसेज जिन्हें हम बोला जाता है, उनमें क्या होता है, वो सेंटर और स्टेट के लिए समान होती हैं, समान रूप में कार्य करती हैं, सेंटर और स्टेट के लिए, दोनों के लिए एक समान रूप से कार्य करती हैं। ये सर्विसेज अलग हो सकती हैं, संघ की अलग होंगी ये, राज्य की अलग, लेकिन ये क्या है, लोक सेवाएं ये दोनों की होती है। मतलब संघ इनका करवाता है, जैसे आईपीएस और आईएएस का देखिएगा, उसका जो क्या है, भर्ती करवाता है सेंटर, लेकिन वो काम कहाँ करते हैं, स्टेट में। आपने देखा डीएम कहाँ का काम करता है, डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका मतलब क्या हो गया, संघ उसको करवाता है और राज्य उनको वो करता है। ठीक है। आपका ये हो गया, इसके में भी थोड़ा सा मैं आपको आर्टिकल बता देता हूँ थोड़ा सा। 13 हो गया आपका, 301 से, ये 308 से, ये 308 से 15 होगा, यहाँ पे दो डिवाइडेशन है ना, 308 से आपका 15 होगा, और 16 से 23 होगा यहाँ पे। सॉरी, माफ़ करिएगा, थोड़ा सा इसीलिए चेक कर रहा था, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था। 314 है।
यहाँ पे 15 से 23 है। थोड़ा सा डाउट लगता है तो मुझे थोड़ा सा चेक करना रहता है, वहाँ पे डाउट था थोड़ा सा। 308 से 314 और 315 से 323, ये ध्यान है। कभी कभी आर्टिकल में यही होता है, आर्टिकल क्योंकि हमें खुद नहीं याद होते ना पूरे, तो ये बस याद नहीं करना है आपको, थोड़ा सा वो होना चाहिए, ये चीज़ें मुझे याद है कि 323 तक है, ये चीज़ें ही आपको याद करनी होती हैं। उसमें बस आपको एग्ज़ाम में क्या करना होता है, आपको एग्जैक्ट नहीं बताना होता। कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं आपको सिर्फ नोटिस करने होते हैं कि हाँ ये आर्टिकल इसमें हो सकता है। अब भाई हर आर्टिकल को आप याद नहीं कर सकते। जैसे इसमें क्या है, सेंटर वाले में, इसमें आएगा ये लोक सेवा वाला इसमें आएगा। इसमें दो पार्ट थे जैसे कि मैंने बताया था, आपको ऐसे करना है। अब आगे वाला देखते हैं, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मुझे कराना है, अधिकरण वाला आता है। देखिए 14 काम है जो इम्पोर्टेंट है, एक भाग होता है 14 का, 14 का। इसमें क्या आता है, अधिकरण आता है। ठीक है, अधिकरण का क्या मतलब है मैं अभी बताता हूँ। अधिकरण से मतलब है 323 का और खा, इसमें दो आते हैं, यानी ए और बी। देखो अधिकरण का क्या मतलब होता है, इसका इंग्लिश वर्ड होता है ट्रिब्यूनल। इसका इंग्लिश वर्ड होता है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का क्या मतलब होता है, ट्रिब्यूनल जैसे मान लीजिए जैसे एक आईएएस है, अगर ये प्रशासनिक वो करता है कमियां, देखिए जुडिशरी है वैसे तो केसों के लिए, जो भी केस वगैरह होते हैं मर्डर्स वगैरह या बाकी अदर्स केसों के लिए जुडिशरी होती है। लेकिन क्या होती है जो सर्विसेज होती है ना, उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर इसने कोई सर्विस, एक केस भी हुआ था आई थिंक, एक वो आया था प्रधानमंत्री वाला, आप देखना शॉर्ट में थोड़ा सा मैंने देखा था। तो उसमें क्या हुआ था, एक आईएएस ने गॉगल्स लगाए हुए थे ब्लैक वाले, जब प्रधानमंत्री का एक दौरा हुआ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कहाँ वाला है वो। तो उसमें क्या होता है, एक आईएएस ने गॉगल्स लगाए हुए थे और पूरा ड्रेस कोड नहीं था, यानी कि सिंपल शर्ट में आ गया था वो, और उस पे बस कोट नहीं था। तो वो क्या होता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, इनके नियम रूल्स होते हैं। अगर उन्हें कोई ब्रेक कर रहा है, इन्हें ब्रेक कर रहे हैं, तो उन पे क्या कार्रवाई की जाती है। जो कार्रवाई करते हैं ना, वो ट्रिब्यूनल होते हैं, ऐसे केस ट्रिब्यूनल में जाते हैं, अधिकरण में जाते हैं। आपने देखा होगा न्यायालय में भी कुछ अधिकरण है, वो इस टाइप के अधिकरण है। ये बस अगर समझ में आ गया तो थोड़ा सा इसी को ध्यान रखना। इसमें ही आता है आपका, जैसे मान लीजिए अगर आईएएस कोई कमी कर रहा है तो उस पर केस लगा दिया जाता है, तो ट्रिब्यूनल में निलंबित कर देना या उसको कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर देना। तो वो क्या होता है, वो केसेस वगैरह जाते हैं ऐसे, बस उनमें केस चलता रहता है, आपको पता नहीं चलता है कि उनमें केस चलता रहता है। ये थोड़ा सा साइलेंट काम करते हैं। जुडिशरी क्या होती है, फेशियल काम करती है, उसका दिखता है। ये साइलेंट रूप में काम करते हैं। कुछ इसमें न्यायाधीश वगैरह होते हैं, कुछ प्रशासनिक वगैरह होते हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य भी होते हैं इसमें, विशेषज्ञ हो सकते हैं, इनका ये मतलब है। इसमें सॉरी, सिंपल जुडिशरी वाले सदस्य जो होते हैं टोटल नहीं होते। इसमें जुडिशरी तो होंगे जज, एक प्रशासनिक आदमी भी होंगे, मतलब प्रशासनिक पर्सन भी, जिस संबंधित जो है केस होगा उसमें ऐसे होंगे। कुछ विशेषज्ञ भी हो सकते हैं जिससे उस चीज पर राय ली जा सके। ठीक है, इस तरह, इसीलिए इसको ट्रिब्यूनल बोलता है। कुछ प्रशासनिक के लिए है और कुछ अन्य के लिए है। यहाँ पे दो प्रावधान मैंने लिखा है, ये प्रशासनिक के लिए है, बस यही ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रशासनिक और कुछ अन्य। एक आपने उसमें सुना होगा पर्यावरण वाले में, ग्रीन ट्रिब्यूनल सुना होगा, ग्रीन,
मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसीलिए कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ग्रीन ट्रिब्यूनल, मैं आपको एक और देता हूँ। ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, ऐसे ही स्टेट में होगा एसजीटी। जो हमारे अरावली वाला क्षेत्र है ना, जो उसको मतलब खनन हो रहा है, उसके लिए ये देता है, ये वाले एनजीटी होगा। राजस्थान में शायद एसजीटी होगा, लेकिन मुझे एनजीटी के बारे में पता है। इसी को ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। वो ट्रिब्यूनल इसी आधार वाला है। उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, उसमें जज भी हैं और विशेषज्ञ भी हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से ये वाला अधिकरण वाला समझ में आ गया होगा। एक मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैंने थोड़ा सा बताया नहीं था, सहकारी समितियां वाला। सहकारी समिति क्या होता है? सहकारी समितियां क्या होती है? सहकारी समिति वाले में बता रहा हूँ, जैसे अमूल है ना, अमूल एक सहकारी समिति है, कॉर्पोरेट है। यानी कि आर्थिक लाभ के लिए लोग जुड़ते हैं ना, आर्थिक लाभ के लिए। इसमें आर्थिक लाभ के लिए 3 से 4 लोग जुड़ते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए 4-5 लोग हम लोग जुड़ते हैं, तो उसमें आर्थिक लाभ छुपा होता है, बस जो उद्देश्य होता है आर्थिक लाभ होता है। अमूल एक सहकारी समिति है। आप जब भी सुने गृह मंत्री को देखना, सहकारी समितियों के बारे में वो जरूर बोलते हैं। जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ सहकारी समितियों के बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो उसको सुनना आप, आर्थिक लाभ पे वो डिपेंड होता है बस। 4-5 लोग ज्वाइंट हुए और आर्थिक लाभ या उद्देश्य के लिए उन्होंने एक कोई भी फर्म खोली, उसको इस तरह से। और उसका एक एग्जाम्पल है अमूल, ध्यान रखना, जो दूध वाला है। ठीक है। अब देखिए कौन सा पार्ट था, कहाँ पे पहुंच गया मैं? 14, 15 में देखिए। आर्टिकल कहाँ तक पहुंच गए अपन? आर्टिकल पहुंच गए हैं अपन 14-23 तक। देखिए आर्टिकल यहाँ से 24 है, 324 से 29 तक। इसमें क्या आता है? निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन वाले आते हैं। अंदर का आपको देखो खुद थोड़ा बहुत देख लेना, क्योंकि उतना ज़्यादा वो हो जाएगा, क्योंकि पार्टी में मतलब सॉरी पार्टीशन अगर मैं करूँगा तो थोड़ा सा उसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा। इसलिए मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो पार्टीशन है वो थोड़ा यूपीएससी लेवल का है। क्योंकि अगर आप उसको थोड़ा सा देखोगे तो उसमें क्या है, आपको कन्फ्यूज़न होगा बहुत ज़्यादा। मैंने तो कई बार पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि उसमें आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होगा। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, आपसे उस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। कहाँ तक हुआ है आपका? 15वां हो गया है, 29 तक हो गया आपका। अब चलते हैं 16 विभाग में चलते हैं। 16 में आपका आता है, ये भाग देखो ऐसे हैं कुछ याद ना करने वाले हैं। भाग 16, उसमें कुछ विशेष वर्गों के लिए, कुछ विशेष वर्गों के लिए प्रावधान है। ठीक है। प्रावधान से क्या मतलब है मेरा यहाँ पे? सॉरी यार, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ यार? हाँ, नहीं गलत नहीं जा रहा, मुझे लग रहा था शायद मैं कुछ गलत छोड़ दिया हूँ यार टॉपिक, या मुझे लग रहा था कुछ छोड़ दिया हूँ मैं, लेकिन नहीं आई थिंक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आर्टिकल आता है आपका। आर्टिकल देखता हूँ, सॉरी मैं यही देखना चाह रहा। हाँ, 330, 330 से
42 तक। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको। कुछ वर्गों के लिए विशेष है, जैसे 331 वाला पड़ता है। ठीक है, 71 वाला, इसको याद नहीं करना है आपको, कुछ नहीं पूछा गया है। 42 वाला होगा भाग 17। इसमें आती है भाषा, ये ध्यान रखना। 343 से 51 तक है आपका, सॉरी 351 तक। बेसिकली राइट है मेरा, ये क्या है, बिल्कुल राइट है, लेकिन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ताकि कहीं ऐसा ना हो यार कि थोड़ा सा गलत हो जाए, क्योंकि मेरे में बहुत शॉर्ट टर्म में लिखा हुआ है और डिफाइन है मेरे लिए। तो 351 तक आपका ये हो गया। दूसरा, भाग 18, इसमें आपका शायद दो डिवाइडेशन होगा। आपका संघ वाली भाषाएं होंगी आपकी, प्रादेशिक भाषाएं होंगी कुछ आपकी, संघ, प्रादेशिक और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। संघ, प्रादेशिक, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं यूज हो रही हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट वाला देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कौन सी भाषा है, संघ में कौन सी भाषा है, प्रादेशिक भाषाएं कौन कौन सी। इसका मतलब ये है बेसिकली। ठीक है, अब देखिए भाग आते हैं 18 पे। भाग 18, यार मेरी थोड़ी तबीयत ऐसे ही चल रही है यार। मुझे लगता है एक दो दिन रेस्ट करना पड़ेगा, सही नहीं जा रहा है। अब देखिए भाग 18 में क्या है आपका, कौन सा आर्टिकल तक हो गया, 51 तक। हाँ, 352, 352 से 60 तक आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध है इसमें, आपातकालीन उपबंध ध्यान रखना, 52 से 62 60 वाला था। ठीक है, अब आता है आपका भाग 19 और भाग 20। ठीक है, ये अब मैं छोटे छोटे टर्म है इनमें बस ये करा देता हूँ आपको। भाग 19, ये हो गया आपका आपातकालीन उपबंध। आपको देखो, इसमें जो आर्टिकल हैं वो आपके इसी जो टॉपिक होंगे उनके साथ में करवा दूंगा। इसमें मिसलेनियस है, यानी कि विविध है, इसमें डिफाइन नहीं है कुछ भी चीज़, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल कर ली गई हैं, मिसलेनियस जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे आर्टिकल अलग से। आर्टिकल भी कभी नहीं पूछा गया आपसे। ठीक है, विविध है। ठीक है, इसमें संविधान आपका होगा, इसमें संविधान संशोधन होगा आपका। थ्री सिक्सटी एट। ठीक है, 368 वाला, ये ध्यान रखने हैं आपको, ये दो भाग हैं आपको मेन याद रखने हैं, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, 21 वाला, इसमें कुछ अस्थाई उपबंध है। जैसे मान लीजिए इस समय के अनुसार हमें कोई उपबंध बनाना होगा, तो हम इसके तहत बना लेंगे। ठीक है, अस्थाई या आपातकालीन, हमें जरूरत पड़ी कुछ उपबंध बनाने की, आपातकालीन शक्तियां नहीं है, आपातकालीन उपबंध है, ध्यान रखना। कुछ बनाने की जरूरत पड़ी तो हम बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, भाग 22वां, इसको थोड़ा जल्दी कर लीजिए वरना लंबा हो जाएगा लेक्चर। भाग 22वां, 22वें में कुछ नहीं है, कुछ संक्षिप्त वगैरह नाम, इस तरह का कुछ प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है यहाँ पे, हिंदी वगैरह का कुछ ऐसा है प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसा कुछ नाम लिखा हुआ है वहाँ पे, कोई डिफाइन नहीं है भाई, इसलिए मैं यही लिखा दे रहा हूँ। आपको ऐसा कुछ यहाँ पे डिफाइन नहीं है और आपको कुछ करना भी नहीं है। आपको जो मैंने बता दिया है वो याद रखने हैं। देखो जैसे ऐसे
18वां, 20वां। आप ये भूल जाइए, ठीक है, ये भूल जाइए, इनको याद नहीं करना है आपको। 22, 21, 19 ऐसे भाग याद नहीं करने, वो मैं बस आपकी क्यूरियोसिटी के लिए थोड़ा लिखा रहा हूँ। मैं तो यही सोच रहा था कि जो जो इम्पोर्टेंट है वो लिखा दूँ। आई थिंक ये भाग वाला आपका कंप्लीट हो गया। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि क्या क्या जोड़ा गया है, कब कब जोड़ा गया है, ये बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। वैसे मैंने करा दिया है आपको साथ में, बस एक पॉइंट रह गया, 5 मिनट का काम है, वो भी मैं करा देता हूँ। देखिए एक तो आपका जोड़ा क्या गया है, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। जोड़ा क्या गया है और हटाया क्या गया है, ये वाला थोड़ा अलग कर लेना। देखिए एक तो 4A जोड़ा गया है, ठीक है। 4A में क्या था आपका, आपका कर्तव्य, कर्तव्य जोड़े गए। कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 1976, ठीक है। जोड़ा ये गया है, इससे एक चीज हटाई गई थी आई थिंक, वो भी मैं आपको थोड़ा देखता हूँ, देख के थोड़ा सा बताना पड़ेगा। नहीं हटाया नहीं गया था, सॉरी, वही देखना था कि हटाया गया था कि जोड़ा गया था। एक और चीज जोड़ी गई है इसमें, इसी के तहत इसमें एक चीज क्या जोड़ा गया, 14 का भाग 14 का, यही चीज आपको याद रखनी है, ये जोड़ा गया था इसमें, अधिकरण वाला ट्रिब्यूनल। बस ये देखना है हटाया गया था कि जोड़ा गया था, बस ट्रिब्यूनल वाला ये जोड़ा गया, ठीक है। दूसरा क्या था आपका, भाग 9 वाला जोड़ा गया था आपका, पंचायतों वाला, एक तो नगरीय वाला, और इसमें सहकारी समितियां। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं बोल रहा था 9 भी जोड़ा गया है जिसमें पंचायतें हैं। ये पहले हटा दिया गया था इसलिए बाद में जोड़ा गया है। ये जोड़ा कब गया था, ये आपका 73 में, 90 जो अमेंडमेंट हुआ था 92, ये भी आपका 74, 1992, ठीक है। सहकारी समिति वाला जोड़ा गया था 97 संविधान द्वारा 2011। ये डेट याद रखना है आपको, ये चीज़ है, ठीक है। एक और चीज़ है जो जोड़ी गई है, बस 1 मिनट का काम हो रहा है, हो जाएगा आपका। एक चीज़ जो 12, 12 का या ए, भाग 12 वाले में, इसमें क्या था आपका, भाग 12 वाले में संपत्ति का अधिकार वाला। ठीक है। और आर्टिकल मैं बता चुका हूँ उसका, 30A। देखो कुछ नहीं याद रखना है, ना मैंने रखा है ना आप रखिए ऐसा कुछ। जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ से पूछे गए हैं, जो मैंने अभी अभी लिखा है, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है, बाकी आपका काम कुछ नहीं है। बस वो आर्टिकल मैंने इसलिए करा दिए ताकि आर्टिकल का थोड़ा आइडिया रहता है कि यहाँ से यहाँ तक इतना रहेगा, बस आपको आइडिया लेना है, आपको रटना नहीं है बस। मैं यही बात आपको बार बार समझा रहा हूँ कि आपको रटना नहीं है, उसको बस क्लियर करना है। एक दो बार आप दिमाग में रखोगे ना वो चीज़ें, आपको एग्जैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक दो बार चीज़ें दिमाग में रखोगे, उससे क्या है आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये आर्टिकल इसमें आ रहा है, ये आर्टिकल इसमें आएगा। आपको एक जनरल आइडिया होगा ना, तो एग्जाम में आप क्वेश्चन पुट कर पाओगे। बस मेरा पर्पज ये था आज का, क्योंकि मेरी आज थोड़ी सी वैसे भी तबीयत थोड़ा उतना बेहतर नहीं लग रहा है 1-2 दिन से, तो मैं चाहता था कुछ ना कुछ कंप्लीट हो जाए बस। बस ज़्यादा टाइम तक मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ थी टेक्निकल जो समझाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें आपको करवाई हैं। जो मैंने जोड़े गए हटाए गए वाले भाग हैं वो आपको करने कंप्लीट, वो मत भूलना बस।
कब जोड़ा गया था, कौन सा भाग जोड़ा गया था, क्या हटाया गया था, बस यही क्वेश्चन पूछा गया है बस आपसे। आपको और कुछ नहीं करना है, बस आर्टिकल की एक थोड़ी समझ हो जाएगी अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो। बस मैं यही चाहता था, क्योंकि मैं आज क्लास लेने के वो उसमें नहीं था, थोड़ा सा तबीयत उतनी बेहतर नहीं थी। बस शाम को थोड़ा लगा कि हाँ थोड़ा कुछ कर लेता हूँ, कि कुछ ना कुछ आपका कंप्लीट हो ही जाएगा। तो मैंने सोचा ये थोड़े छोटे छोटे फैक्चुअल टॉपिक हैं, वो कंप्लीट करवा दूँ। बाकी मेरी तबीयत अभी उतना सही नहीं है, एक दो दिन से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, इसलिए बस इसी पर्पज़ से मेरा ये काम था कि इसको कंप्लीट करवा दूँ। आपको रिवीजन करने की भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप नीचे नीचे वाले जो मैंने जोड़े और हटाए गए वो याद कर लें। ओके, कंप्लीट आई थिंक। अगर जो भी अगर पूछना है आपको, दिक्कत है या कोई भी डाउट है, तो उसमें आप कमेंट कर देना, पूछ लेना कोई भी। और यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार प्लीज़, और बेल आइकन दबा लेना यार, क्योंकि मैं, आपको पता है इतनी बीमार होने पर भी मैं आ जाता हूँ आपके लिए यार, ऐसी ऐसी चीज़ें करवा देता हूँ। मेन पर्पज़ तो ये चीज़ सिखाना था बस आपको, लास्ट वाली, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा कराना पड़ा। बस यार आप देख लेना यार, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ओके, बाय, चलता हूँ यार। नेक्स्ट टॉपिक अगली बार देखते हैं क्या करवाते हैं। ओके, बाय।